हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है आचार्य मनीष जी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपनी आयुर्वेदिक चीजों को लेके, और ये बहुत ज्यादा मशहूर वैद्य है। और आज हम बहुत ही डीपली जानेंगे आयुर्वेदिक टॉपिक को, और कैसे अपना लाइफस्टाइल होना चाहिए। सर हमें सब बताएंगे, हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट तो आप तीनों को नमस्कार। मुझे अच्छा लगा आप तीनों को एक साथ देख के। आपको रील्स में तो बहुत देखा है, लेकिन वो अलग अलग करके देखा है। आज तीनों एक साथ दिख रहे हो। सर हमने आपकी रीलें इतनी देखी है, और सच बता रहा हूँ सर, आपकी जो भैंस के दूध वाली रील थी वो इतने ज्यादा वायरल हुई क्योंकि आपका एक तो बोलने का स्टाइल इतना बढ़िया है ना सर, कि मतलब जब से आप आए हो, एंट्री आपने ली है, आपने हमारी छुट्टी कर दी सर। हम तो खुद नर्वस हो गए पहली बार किसी गेस्ट के आगे कि भाई आज कोई टक्कर का मिला है, थोड़ा हल्का ऊपर ही मिला है। अच्छा, जिन्होंने भैंस के दूध वाली वीडियो नहीं देखी है उनको बता देते हैं। गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस बड़ी, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे ही क्यों हैं? भैंस को नेगेटिव, बेबुद्धि, बेकार बताया जा रहा है, और गाय को माँ कहा जा रहा है। कोई लॉजिक तो होगा, कोई वजह तो होगी। बताओ क्या वजह हो सकती है? सर आपसे बेहतर कौन जाना है, आप ही बताओ। तो वजह ये है कि गाय का दूध अमृत है, माँ के समान है, और भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, नहीं पीना चाहिए गलती से भी। किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है, गाढ़ा दिमाग मोटा करता है। और पूरी दुनिया में 235 देश हैं। मुझे बताओ कौन सा देश भैंस का दूध पीता है? एक भारत, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका और एक अपना बांग्लादेश। तो वो 231 देश से आने हैं कि हम 4 से आने हैं? पर सर भैंस का दूध तो सर हर कोई पी रहा है भारत में, और इसमें इसे कहते हैं कि आपको ताकत तो आती है, शरीर बनाता है। सारे बॉडी बिल्डर जितने भी हम देसी अखाड़ों में देखते हैं, हर कोई भैंस का दूध ही कंज्यूम कर रहा है। लोग गिर के मर भी रहे हैं, किडनियां भी फेल हो रही हैं, लीवर भी फेल हो रहे हैं, बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर की गोलियां भी लोग खा रहे हैं, शुगर की गोली भी खा रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा, एसिड बन रहा है। हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, 5 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द की गोली खा रहे हैं, 15-20 करोड़ लोगों का पेट ही साफ नहीं होता। तो हेल्दी देश है क्या ये? सर लेकिन इसका लिंक आप एकदम से भैंस के दूध से कर देना थोड़ा ऑफ नहीं है? चलो ऐसा करते हैं, आप मुझे ये बताओ, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूं। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया देश, सबसे ज्यादा समृद्ध देश कौन सा है? सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका। वहां एक भी व्यक्ति भैंस का दूध नहीं पीता। चाइना, वहां भी नहीं पीता। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम, कोई देश का नाम बताओ जो भैंस का दूध कोई नहीं पीता। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ, पूरी दुनिया में इतने सारे देशों में सबसे हड्डियों की बीमारी कौन से देशों में है? हड्डियों की बीमारी कौन से देश में सबसे ज्यादा है? इंडिया में। आप बताओ। नहीं पता। ये भारत में है, आपका नॉर्वे में है, और डेनमार्क में है, और तीनों में सबसे ज्यादा दूध बिकता है। और सबसे कम हड्डियों की बीमारी कौन से देश में है? थाईलैंड में और वियतनाम में। पूरी दुनिया में सबसे कम दूध उस देश में पिया जाता है। और आपको आज तक यही पढ़ाया गया, कैल्शियम चाहिए तो दूध, फलाना चाहिए तो दूध, ये चाहिए तो दूध। मुझे आप बताओ, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? सर लेकिन बात तो यहाँ पे ह्यूमंस की होती है ना, कि मतलब चलो एक एग्जांपल, एक मिनट यार, मेरी भी थोड़ी सुन ले। पॉडकास्ट में मैं भी थोड़ा बोल लूं। मुझे बताओ, हाथी को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड कहां से मिलता है? उसको तो इतना बड़ा बच्चा भी पैदा करना होता है, खुद भी इतना बड़ा होता है। क्या खाता है हाथी? हाथी तो गन्ना खाता है। गन्ना खाता है, पत्ते खाता है, घास खाता है, बड़ी बड़ी झाड़ खाता है, यही खाता है ना जी। अच्छा फिर आप बताओ, चलो गैंडा क्या खाता है? गैंडा यही सब खाता है। अच्छा, बैल क्या खाता है? बैल भी यही सब घास खाता है। ठीक है, घोड़ा, तीनों मजबूत है। घोड़ा भी यही खाता है। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? चलो चने घोड़ा खाता है। खाता है। चने। चने ना। आपके तीनों में से किसी शादी हुई है क्या? नहीं। चने ना आपकी शादी वाले दिन ना घोड़ी की फोटो खिंचाने के लिए खिलाए जाएंगे। जंगल में चने नहीं पड़े। सही बात है। जंगल में चना नहीं मिलता। चना सिर्फ जो राजा महाराजा लड़ने के लिए जाते थे ना घोड़ों के ऊपर, उनको चने खिलाए जाते थे। जंगल में घास ही खाता है वो। हाँ। तो जब ये सारे जानवरों को घास से कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, B12, B6, B3, D3, D6 सब वहीं से मिल रहा है ना, तो हमें कैल्शियम दूध से क्यों चाहिए? तो ये हमें सोचने वाली बात है। और हमारे पूर्वजों ने सारी कहावतें भैंस पे ही क्यों बनाई? गाय पे क्यों नहीं बनाई? गाय पे एक ही है मां, और गाय में भी क्लियर है कि देसी गाय का दूध पीना है, भारतीय गाय का। HF गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना।
वो सुअर से तैयार हुई है, तो सुअर का दूध पियोगे? पर सर कहते हैं आजकल क्या, जैसे बाहर जो दूध मिलता है डेयरी में या कहीं और हम दूध लेने जाते हैं, तो वो उसके लिए भी तो कहते हैं कि वो प्योर नहीं है, तो पीना ही नहीं चाहिए ना। पिए मैं तो ही कह क्या रहा हूं, बेसिकली, दूध जितना छोड़ दे। बचपन में आपकी माँ ने आपको पिलाना था उतना पी लिया आपने, अब आपको नहीं चाहिए। अगर उसके बाद आपको पीना है तो नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, मूंगफली का दूध पियो, काजू का दूध पियो, मिलेट्स का दूध पियो। जो ये मार्केट में टेट्रा पैक्स में आते हैं, सोया मिल्क और आलमंड सोया मिल्क, ये मिल्क। नहीं, वो तो सब नकली है। अच्छा, वो तो जूस के डब्बे भी नकली हैं, दूध भी नकली है। आप बताओ 100 रुपए के जूस के डब्बे में 1 किलो लीची का जूस है, लीची होती है उसके अंदर 100 रुपए के अंदर? नहीं सर, नीरा केमिकल होता है उसके अंदर। तो एक तो दूध कभी नहीं पीना, ठीक है, नंबर 1। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, दूध कभी नहीं पीना, और संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। नॉनवेज भी बोलता हूँ मैं नहीं खाना। नेचुरल चीजें जब जो हमारे लिए बनी हुई हैं वही खाओ। अच्छा चलो एक और दूध पे बात कर लेते हैं। आपने दूध का बात करी कि दूध भैंस का, आप लोग कौन सा दूध पी के बड़े हो? सर हम तो अब भैंस तो का ही थैली पीते हैं। थैली मैं आपको भैंस के बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। भैंस बंद रही है गाँव में, उसी का ही आता है। हाँ, तो अब उसको बदल दो देसी गाय से, अच्छा, ठीक है, भैंस छोड़ दो, देसी गाय बना लो घर में। अब मैं आपको एक छोटी सी बातें बताता हूँ। आप ना एक काम करो, 10 गाय इकट्ठी करो देसी, और एक बछड़ा छोड़ दो किसी एक गाय का, वो सीधा अपनी माँ के पास चला जाएगा। और आप 100 गाय छोड़ दो, एक बछड़ा छोड़ दो तो भी अपनी माँ के पास चला जाएगा। और आप सिर्फ 10 भैंसे छोड़ दो और एक उनके बच्चे छोड़ दो, एक, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरी माँ कौन है। चलो ये तो बछड़े के ऊपर लेते हैं, बछड़ा हो सकता है बच्चा हो। आप 10 बछड़े खड़े कर दो और एक भैंस खड़ी कर दो, वो अपना बच्चा नहीं ढूंढ सकती। और 1000 गाय के बच्चे खड़े कर दो और एक गाय खड़ी कर दो, अपना बच्चा ढूंढ लेगी। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है। और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज ये समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जीडीपी बढ़ा लेगा, तरक्की कर लेगा। तो भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए भैंस इंट्रोड्यूस की गई, भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किए ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। जो एजुकेशन सिस्टम है किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों वाला ही। वो क्योंकि वो चाहते हैं तुम कुछ बन ना जाओ, तुम सिर्फ नौकर बनो बस, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम दिया। एक तरीके से तो अंग्रेज फेल ही हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग इंडियंस ही माने जाते हैं अभी भी, कि भाई इंडियन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। सोचो अगर ये सब नहीं होता, ये सब जाल नहीं बुने जाते, ये जुडिशरी, ये एजुकेशन सिस्टम, ये हेल्थ केयर सिस्टम उनका नहीं डेवलप हुआ होता हमारे यहाँ, तो सोचो हम कहाँ होते, हम आज वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी कंट्री होते। लेकिन अंग्रेजों ने, हम इसके बावजूद भी निकल के आ रहे हैं ना, तो सोचो सच में हम कुछ है ना। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण किस देश ने झेले हैं? हमने ही झेले। क्यों झेले हैं? क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ था। जिस दिन अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे 17वीं सदी में, 1700वीं सदी में आए थे, तो उस वक्त भारत की जीडीपी पूरी विश्व की जीडीपी की 1/3 थी। और जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़ के गए 1947, हमारी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 1.5% थी। यानी कि सारा पैसा कौन लूट के ले गया? हमारा अंग्रेज। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि कहाँ हुए हैं? इंडिया में। सबसे ज्यादा ग्रंथ कहाँ लिखे गए हैं? इंडिया में। अच्छा, वेद किस देश के पास हैं? यहीं पे। सबसे पूरे अवतार कहाँ हुए हैं सारे के सारे? इंडिया में। तो फिर उसके बावजूद इंडिया आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? खान पान की वजह से। खान पान, लाइफस्टाइल, प्लस हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने हमारे कानून बनाए और हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। अब एक बात बताओ, जो एजुकेशन है हमारी, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, MC² EC² कभी काम आते हैं क्या? सर ये तो हम भी बात करते हैं, कहाँ काम आए आज? कुछ भी पढ़ाई में काम नहीं आता। जो बंदा निकला है ना, वो अपने दम पे निकला है। जिसने भी इंडिया में नाम बनाया है, पहचान बनाई है, वो अपने दम पे बनाई है, उसको कोई एजुकेशन ने सपोर्ट नहीं दी। जबकि गुरुकुल के टाइम पे हर बंदा दिमागी होता था जब गुरुकुल होते थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के हमारे गुरुकुल सिस्टम खत्म किए। तो इस देश को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है, चाहे भैंसे डाल के, चाहे सफेदे के पेड़ डाल के, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे जुडिशरी डाल के। अब जो हमारा भारत का न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय है? नहीं, न्याय तो नहीं है। अच्छा, आज से 300 साल पहले मान लो आप 2 सगे भाई हो, 300 साल पहले आपका झगड़ा होता, दोनों भाई आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर झगड़ पड़ते, तो आप क्या करते? राजा के पास जाते, महामंत्री के पास जाते, पटवारी के पास जाते, दोनों की सुनता, फैसला कर देता। अब आप दोनों को 10 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते हुए। ये भाई चाह रहा है ये बर्बाद कैसे हो, ये भाई चाह रहा है ये बर्बाद कैसे हो। न्याय कहाँ है?
आपके अंदर उल्टा दरार डाल दी गई। ये किसने डाली? अंग्रेजों के कानून ने, जुडिशरी सिस्टम ने। ऐसे ही भारत में हेल्थ केयर सिस्टम है जिसके हम भुगत भोगी हैं। एक भी एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी ठीक होती हो। होती नहीं, आप कह रहे हो बीमारी ठीक एलोपैथिक दवाई से। आप बताओ ना, आपकी मम्मी पापा रिश्तेदार में कोई ना कोई बीपी की गोली खाता होगा। वो जब सवाल पूछते हो कि कब तक गोली खानी है तो जवाब क्या मिलता है? जिंदगी भर। तो फिर वो इलाज है क्या? इलाज का मतलब होना चाहिए 2 दिन 10 दिन 15 दिन खाया जाए फिर छूट जाए। अच्छा, शुगर की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। थायराइड की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। डायलिसिस कब तक कराना है? जिंदगी भर। अब मैंने स्टंट डलवा लिया, उसके बावजूद गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। तो ये तो मार्केटिंग है, बिजनेस हो रहा है। इलाज कहाँ हो रहा है? इलाज कैसे मिलेगा हमें? अच्छा मुझे बताओ, जंगल में जानवर रहते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं क्या? नहीं। जब 2 जानवर जंगल में लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? वो तो सर अपने आप ही ठीक हो जाए। कैसे? मान लो कोई दो जानवर लड़ पड़े और उनको खून निकलने लग गया, मतलब कोई स्किन छिल गई उनकी, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन से पढ़ रहे थे ऑटोमेटिक उनका ब्लड क्लॉट हो जाता होगा अपना। वो अपनी जीभ से चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। और जिस जगह पे जीभ नहीं पहुंचती उस जगह को मिट्टी पे घास पे लौटते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा, जानवर, आपने कभी कोई जानवर पाला है? आपने भैया तीनों में से किसी ने कोई कुत्ता पाला हो? पाला है। आपकी किसी गर्लफ्रेंड ने पाला होगा? नहीं पाला मैंने, मेरे पास है डॉग एक। अच्छा, जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? बीमार पड़ता है तो उसको मतलब खाना छोड़ देता है वो। ओके, और क्या करता है? खाना नहीं खाता और कोने में बैठा रहता है, हाँ, उदास शांत होकर। हो जाता है, ज्यादा घूमता फिरता तो वो कौन से स्कूल में जाता है? नहीं। किसी स्कूल में किसी यूनिवर्सिटी में? आपने कोई ट्यूशन लगाई है उसकी? सर उसकी ट्यूशन लगाई थी, मास्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं सुधरेगा। ट्यूशन लगाई तो थी उसकी कि वो बैठो तो बैठ जाए, पर वो माना नहीं। अच्छा, ये उसको ज्ञान कहाँ से आया कि जब बीमार पड़ो तो खाना छोड़ देना है? ये सर कुदरती कहेंगे इसको तो। और हम बीमार पड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम खाना खा के दवाई लेते हैं कि एंटीबायोटिक खानी है, अच्छा, जब थोड़ी हम बीमार ब्रेड खा पड़ते हैं लो। और हम बोलते हैं ना मेरा मुंह कड़वा हो रहा है, हमारी मम्मी आती है, जरा सा खा ले। हम बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी मुंह कड़वा नहीं, खा हलवा बना दूं, हाँ। पीली दाल खा ले, खिचड़ी में दही डाल दूं, दलिया खा ले। हमारे घरों में खिलाया जाता है। अच्छा, आपका मूड खराब है, गुस्से में हो, लड़ाई में हो, और आपने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बाकी सब क्या करते हैं? मनाते हैं खा ले। मेरी कसम लगे खा ले बाबू, खाने से क्या नाराजगी। ये इस देश में होता है। जबकि बीमार होने पर, टेंशन होने पर खाना नहीं खाना होता। एग्जाम्पल, आपके घर मिक्सी है, हाँ, जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? मिक्सी गर्म हो जाती बंद कर देते हैं। बंद कर देते हो। क्यों? कि ठंडी हो जाए, वरना फूक जाएगी ऐसे। फूक जाएगी। तो भगवान ने भी एक सिस्टम बनाया कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, अपसेट होते हैं, रो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं आते हजम करने वाले, तो उस दिन खाना नहीं खाना होता। और हमारे घरों में क्या होता है, पहले कोई मरता था ना तो किचन 3 दिन के लिए बंद कर देते थे। आजकल क्या होता है, जिसका पति भी मरता है ना, 2.5 घंटे बाद ढाबे से रोटी आ रही होती है, और पता क्या समझाते हैं, बाबू कोई गल नहीं, मारता गया, खा ले खा ले खा ले। क्यों? वाई? हमारी बॉडी अनफिट है, आज नहीं ले सकती खाना। क्यों? खाना इंपॉर्टेंट क्यों बना दिया हम लोगों ने? जबकि कुत्ता बीमार होने पे खाना छोड़ रहा है, बिल्ली छोड़ रही है, कबूतर छोड़ रहा है, चिड़िया छोड़ रही है, तोते छोड़ रहे हैं, तुम्हें खाना है और सबका माल खाना है। एक माइंडसेट भी तो होता है ना कि आप जैसा खाओगे, मतलब फिट रहना बेसिकली लोगों का मोटिव है कि एनर्जी रखनी है, फिट तो रहना एनर्जी वाला फूड खाओ ना जिससे एनर्जी आए। तो सर जब कोई बीमार हो तो क्या उसे एनर्जी के लिए, जैसे बॉडी वैसी बहुत डाउन है, उठा नहीं जा रहा, तो कुछ खाना नहीं चाहिए कि एनर्जी आए? किस चीज से एनर्जी आएगी? वो खाना चाहिए ना। फिर क्या आप बताओ क्या क्या है? खाएं? आप बताओ। चलो, फ्रूट। अरे बीमारी की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल बंदे को बुखार हो गया, 102 बुखार है, अब वो क्या करे आपके हिसाब से? उसे क्या खाना चाहिए? सबसे पहले उसको 3 दिन के लिए खाना छोड़ना है। खाना ही नहीं है। खाना नाम ही है ना उसका। तो हाँ ठीक है, भोजन करना है, भोजन करना है वो। यानी कि फ्रूट्स खाओ, नारियल पानी पियो, सैलड खाओ, गर्म पानी पियो, भूख लगे स्प्राउट्स खा लो, नेचुरल चीज खाओ जो खाना है। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता सकता हूं सारे दर्शकों के लिए आपके पॉडकास्ट के, कि आज के बाद कभी भी बुखार हो गोली नहीं खानी, 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा आपका। हाँ सर ये बता दो। मतलब पूरी दुनिया को बोल रहा हूं, ना पैरासीटामोल, ना डोलो, ना कालपोल, ना ब्रूफन, कुछ नहीं खाना। क्या खाना है वो बता देता हूं, और क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मतलब बुखार में गोली खाओगे तो किडनी फेल होगी, लीवर खराब होगा, कभी मतलब ये जो आज किडनियां फेल हो रही हैं, लोग पड़े पड़े खड़े खड़े गिर रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब दुनिया में ना सबसे खराब गोली अगर कोई है, आप बताओ कौन सी है? पैरासीटामोल ही लग रही है। यस सर, आपके लिए क्लैप होना चाहिए। नहीं सर। दुनिया की सबसे खराब गोली है, अच्छा, सबसे साइड इफेक्ट वाली गोली है। 40 कंट्री ने रिसर्च करी है कि दुनिया की सबसे खराब गोली का अगर खिताब दिया जाए किसी को, तो वो पैरासीटामोल को डोलो 650 को मिलेगा।
तो ये गोली इतनी खतरनाक है और हम अपने बच्चों को बुखार होते ही सबको प्रसाद की तरह बांट देते हैं इसको। तो ये गोली कभी नहीं खानी। करना क्या है, जब भी बुखार हो आज के बाद, मुंह कड़वा हो, आपकी सेंसेस जाए, स्मेल चली जाए, टेस्ट चला जाए, इमीडिएटली पका हुआ खाना छोड़ देना है। जो भी चीज़ जानवर से आती है छोड़ देनी है। एक बड़ी बाल्टी लेनी है, उसमें इतना पानी भरना है जिसमें पाँव डूब जाए, पिंडली तक, पूरी घुटने तक पाँव डूब जाए, और गरम गरम पानी 40 से 42 डिग्री 30 से 40 मिनट ऐसे बैठना है उसी पानी में पाँव डुबो के। और अगर पानी ठंडा होने लगे तो 2 डिब्बे निकाले, 2 गरम डाल दिए, मतलब गरम को मेंटेन करना है उस टेम्परेचर पे, और गरम गरम पानी सिप सिप करके साथ में पीना है। 80 से 90% चांस है कि आपका एक ही बार में बुखार छुट्टी हो जाएगा, आपको पसीना आएगा। बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये सब मित्र हैं, लेकिन हमने इनको दुश्मन मान रखा है। सर मित्र कैसे हैं? मित्र मतलब अगर ये आ जाते हैं तो हमें बड़े रोग नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब छोटे में आपका काम सर गया। जैसे आपके घर में इनकम टैक्स वालों ने आना था, तो आपके घर में कोई छोटा मोटा मल्ले का हवलदार आ गया बस। अच्छा। मतलब बड़ी रेड पड़नी थी तो उससे पहले छोटी रेड पड़ गई, तो वो बड़ी रेड नहीं पड़ेगी अब। मतलब बुखार नहीं भी आ रहा तो भी दिक्कत? बुखार आना जरूरी है। साल में एक बार अगर बुखार आएगा, 6 महीने में एक बार बुखार आएगा, तो आप बचे रहोगे बड़ी बीमारी से, कैंसर से, किडनी फेल से, लीवर फेल से, हार्ट प्रॉब्लम से। क्योंकि बुखार है क्या, हमारा मित्र कैसे है? बुखार में होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है वो टेम्परेचर? अंदर की इम्बैलेंस हुई हमारी बॉडी खुद बढ़ा रही है, जानबूझ के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा। बुखार 2 कारण से चढ़ता है। आपको आइडिया है कोई 2 कारण कौन से हैं? सर हमने तो ये सुना है अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया उससे। बिल्कुल सही सुना है आपने। आप पूरा, आपका पॉडकास्ट सच में रियल पॉडकास्ट है ना। तो उसका नाम होना चाहिए रियल नॉलेज पॉडकास्ट। आपको सच में नॉलेज अच्छी है आप लोगों की, या तो पॉडकास्ट कर करके होगी या बाय बर्थ है। सर आपको देखा बहुत है। तो बुखार मित्र कैसे है बता देता हूं। 2 कारण से बुखार चढ़ता है। नंबर 1, जब कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है, नाक के माध्यम से या कहीं से भी, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कोई भी पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब आ जाता है। तो कुछ भी मेरी बॉडी में बाहर से आया, अब मेरी बॉडी के पास एक टूल है कि मैं अपने अंदर गर्मी करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं और उसको मार दूं। तो बॉडी ने खुद टेम्परेचर बढ़ाया उसको मारने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी बाहर से कहीं से नहीं आती, एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। मतलब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है कि जब तू दोबारा भी आएगा तो आई हैव मेमोरी सेल्स, आई हैव इनफ आर्मी। हाँ, वो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के ना अपनी उसमें रख लेती है, अपनी मेमोरी सेल में, ताकि जब कभी दोबारा वो बैक्टीरिया वायरस आएगा तो बॉडी मेमोरी सेल को बोलेगी भैया वो वाला एंटीबॉडी बॉडी में एक्टिवेट कर दो, ताकि उसको खरा देगी। तो आपको इसीलिए एक बार बुखार आता है, फिर घर में सबको हो जाता है, आपको दोबारा नहीं होता। जैसे कोरोना आया था, एक बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ उस टाइम पीरियड, क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, एंटीडोट बना ली, ऐसे मान लो। तो एक तो बुखार चढ़ता है जब बॉडी में पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस। दूसरा बुखार कब चढ़ता है? जब मेरी बॉडी में मेरा जो लीवर है, मेरा जो गॉल ब्लैडर है, उसका जो जूस है, पित्त जिसको बाइल बोलते हैं, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, मेरे ब्लड में गंदगी आ जाती है, तो बॉडी अपने ब्लड की गंदगी को फूकने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है। यानी कि बॉडी आपको कैंसर से बचाती है, बॉडी आपको किडनी फेल से बचाती है, बॉडी आपको ब्लड कैंसर से बचाती है, लीवर से बचाती है, लीवर फेल से बचाती है, ताकि बॉडी उस गंदे पित्त को फूकने के लिए टेम्परेचर बढ़ा लेती है कि तू फूक जा। मतलब बॉडी एक तरह से आग लगा देती है सारे कचरे को इकट्ठा करके। और हम गलती क्या करते हैं, गोली खा के, पैरासीटामोल या डोलो खा के बुखार उतार लेते हैं। तो बॉडी वो नहीं कर पाती जो करना चाहती है, तो बाद में बड़ी बीमारी आती है, फिर से बुखार चढ़ता है, क्योंकि बॉडी क्या करना चाह रही है, उसके खिलाफ शक्ति एंटीबॉडी बनाना चाह रही है। सर लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे हम खुद भी अपने घरों में देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बाय चांस 102, 2.5 या 103 पहुंच गया तो गीली पट्टी लगाई जाती है सर पे टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। आप ऑन दी अदर हैंड कह रहे हो कि अपने पैरों को गर्म पानी में डालो। मैंने पैर बोला, सिर नहीं बोला। सर नहीं, लेकिन मतलब फिर बॉडी तो एनीवेज ठंडी हो रही है ना। देखो ठंडी कहाँ हो रही है, जब आप गर्म पानी में पाँव डालोगे और 1 कप गर्म पानी पियोगे तो 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा उससे। लेकिन बढ़ते ही जैसे ही बॉडी का वो लेवल आया जिस पे बैक्टीरिया मरेगा, जिस पे वायरस मरेगा, जैसे ही बॉडी का वो टारगेट अचीव होगा, एकदम विदिन 5-10 मिनट्स में बुखार नीचे आ जाएगा, पसीना आएगा आपको,
और बुखार एकदम नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का टारगेट अचीव हो गया ना। जैसे आपको मैंने एक मिशन दिया कि फलाने घर में जाके ये वाला थैला पकड़ा के आ जाओ, तो जब आप उस घर में थैला पकड़ा दोगे तो फिर वापस तो आओगे, या उस घर की खातिरदारी में वहीं बैठ जाओगे? नहीं, वापस आएंगे। आपका टारगेट है थैला पकड़ा के आना, तो बॉडी ने टारगेट अचीव किया, बॉडी अपने आप टेम्परेचर। तो दोबारा नहीं चढ़ेगा इस केस में? अगर दोबारा चढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अभी भी किसी और इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो दोबारा वही उपाय करो, वही गर्म पानी वाला। देखो 100 में से 80% एक ही बार में बुखार उतर जाएगा। ओके। 10-15% चांस है आपको ऐसा 2-3 बार करना पड़ेगा, जैसे अभी करा, शाम को फिर कर लो, अगले दिन सुबह फिर कर लो। नुकसान थोड़ी है। वैसे ही मैं बोलता हूं आज को आप एक काम करना, आज के बाद कभी भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को लीवर फेल हो, किसी को किडनी फेल हो, कोई भी बीमारी हो, आप सब ये कर लो। इससे वैसोडाइलेशन हुआ, बेसिकली आपने गर्म पानी रखा, इससे हुआ क्या, आपकी नसें खुली, डायलीट हुई, सिकुड़ी खुली, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। आप सबने सुनी है अकल पैरों में होती है कहावत, अकल घुटनों में होती है, लंबे आदमी की होती है, फौजियों की होती है, सुनिए ऐसी बात? सर अक्सर नेगेटिवली ज्यादा यूज किया जाता है कि तेरा दिमाग तो घुटनों में है तेरे। क्यों बोलते हैं ऐसा? कई उनको डम लोगों के लिए ज्यादा यूज की जाती है कि तेरा दिमाग पिछवाड़े में है, तेरा दिमाग तो तेरे घुटनों में है, यहाँ पर यहाँ से खाली है, पैरों में दिमाग है, ऐसा। एक्चुअल में इसके पीछे साइंस क्या है? अच्छा। हमारे जो ब्रेन है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? हाँ, कितना खून है टोटल? सर ये नहीं पता। आइडिया बताओ। ये जरूर पता, 75% लिक्विड है। नहीं, खून कितना है? कितनी क्वांटिटी में है, लीटर वाइज? हाँ, लीटर। ये नहीं पता सर, ये नहीं हमारी पता। बॉडी में 5 लीटर खून है अच्छा, लगभग। ओनली? हाँ, 5 लीटर खून है। अब 5 लीटर खून में जो सिर है, इसमें सिर्फ 150 ml होता है। ओके। एक हमारे सिर में एवरेज 150 से 170 ml होता है, ठीक है। और एक पिंडली में लगभग 250 ml होता है, तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ml। तो सिर का 3 गुना खून कहाँ पड़ा है? पैरों में। पूर्वजों ने कहावत क्या बनाई? अकल कहाँ है? घुटनों में है। अब आई समझ? अब ये हमारा बेसिकली ये हमारा पहला हार्ट है। दूसरा हार्ट कहाँ है? हमारी बॉडी में कई सारे हार्ट है, पहला हार्ट ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट हार्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट हार्ट यही ये है। रहा पिंडली में। अब अपने बैठे हैं ना, आप सिर्फ कुछ मत करो, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहो, थोड़े थोड़े पैर लाते रहो, ऐसे हल्के 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 हल्के। आप 1 घंटे में 30 मिलीलीटर आपकी 30 ml शुगर कम हो जाएगी, आपकी 30 मिलीग्राम सॉरी ब्लड में। मतलब ऐसे करके आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। जबकि हमारे घरों में पैर हिलाना गलत आदत बहुत आता है। हाँ, हमने एक ऐसे रिसर्च बोलते हैं पैर मत हिला। अपशगुन कहते हैं कि अपशगुन है कुछ तो। फालतू बात करते हैं ना, जो काम की बात है। अभी हमने एक रिसर्च करी, हमने 1195 लोगों का इंटरव्यू लिया अभी जस्ट 1 महीना पहले। पूरे देश में जो दर्जी थे, दर्जी जो पैर से मशीन चलाते थे, वो वाले दर्जी जो जिनकी मशीन में पैर मतलब पैरों में मशीन लगी हुई है वो वाली, हमने 1195 दर्जियों का इंटरव्यू लिया। एक को भी शुगर नहीं है, एक को भी बीपी नहीं है। हमने पूरे इंडिया में एक चैलेंज छोड़ा 23 फरवरी को कि अगर 30 दिन के अंदर मतलब 1 हफ्ते के अंदर कोई भी एक दर्जी लेके आएगा जो पैरों से मशीन चलाता है और उसको शुगर हम 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा। आप सोचो, हमें पूरे टोटल 1400 लोगों के लेटर आए, लेकिन उसमें एक को ही शुगर निकली, और सॉरी 2 को निकली, जिसमें एक के तो मशीन पे मोटर लगी हुई थी। तो हम क्या करें भाई हमने तो बोला था पैर हिलाने वाली मशीन, और एक को निकली। वो भी क्यों निकली? क्योंकि उसका पेनक्रियास का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो आप सोचो कि हमने 1 लाख का चैलेंज दिया, यानी कि अगर शुगर भगानी है तो क्या करना है? दर्जी बन जाओ गले में 1 इंची टेप टांग लो, थोड़े थोड़े पैर हिला लो बैठे बैठे। थोड़ी थोड़ी सिलाई भी कर दो। हाँ, थोड़ी थोड़ी सिलाई भी कर दो। सर एक और बड़ी फेमस चीज बताई हुई है आपने, कुकड़ू पोजीशन, उकड़ू बैठना। कुकड़ू बैठना। हाँ, उकड़ू बैठना या मलासन। मैं बोलता हूं अगर उस तरह बैठ के कोई रोज सुबह 1 कप गरम गरम पानी पी ले या हर्बल टी पी ले, हाँ, उसको कभी डायबिटीज नहीं हो सकती, उसको उसका पेट जल्दी साफ होगा। ऑपरेशन से लेडीज अगर बैठेंगी तो बच्चा नहीं होगा। अच्छा, ये जो इंडियन टॉयलेट स्टाइल है, आप एक काम करना, आप सब लोग इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज करते हो ना, एक दिन इंग्लिश टॉयलेट यूज करना, पूरा जोर जोर लगा के ना आखिरी कतरा तक निकाल देना, ठीक है। फिर अच्छी तरह वॉश कर लेना, पूरा जोर लगा लेना कि अब कुछ नहीं आ रहा। अब वहां से उठ के दोबारा नीचे बैठ जाना और फिर जोर लगाना, इतना सा मटेरियल फिर बाहर आएगा। अच्छा। तो आप सोचो, वो इतना सा लेके घूमने वाले थे आप, अब वही बवासीर बनेगा, वही फिशर बनेगा, वही फिस्टुला बनेगा, वही रेक्टम के रोगों का, मलाशय के रोगों का कारण बनेगा। क्योंकि पूरी बॉडी साफ नहीं हुई ना, क्योंकि पिंडली दबी नहीं, प्रेशर पूरा आया नहीं, पूरी गंदगी निकली नहीं। आप करके देखो ना, आप रोज सुबह उठ के, सारे दर्शक बोलता हूं, रोज सुबह उठ के उकड़ू बैठ के 1 कप गरम गरम पानी और 10 कड़ी पत्ते चबा चबा के खाओ।
आपका कभी आयरन का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। कड़ी पत्ता 10 कड़ी पत्ते खाने हैं, लेकिन शर्त क्या है, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबाना है। अच्छा। एक और काम कर लो, अगर आपको लगता है हमें कभी कैंसर हो सकता है तो सुबह उकड़ू बैठ के हल्दी का एक टुकड़ा चबाओ। अगर आपको लगता है मुझे कभी हार्ट अटैक पड़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी कभी खड़े खड़े गिर के मर सकता हूं, तो अदरक का टुकड़ा चबाओ। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं चाहिए, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो रोज सुबह उठ के उकड़ू बैठ के इतना टुकड़ा अदरक, इतना टुकड़ा हल्दी, 2 कली लहसुन की और 10 कड़ी पत्ते चबाओ। सर ये तो ऐसा सुन के लग रहा है चबाए नहीं जाएंगे, वहीं उल्टी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? सर ये आयुर्वेदिक चीज है सर, वो कड़वी बहुत होती है सर, इसका कुछ इलाज अदरक बताओ। आपके घर में हर खाने में कितनी जगह यूज होती है? अदरक वाली चाय कितना पसंद बट सर करता वो है? मसालों के साथ मिक्स हो जाती है ना, कच्ची अदरक कैसे खाए आदमी? तो भैया तू थोड़ा सा उसका वो बना कुछ दे, ऐसा बना दे। ऑल्टरनेट बताओ आप, ऑल्टरनेट। तो एक काम मतलब यंगस्टर्स आयुर्वेद से इसलिए भी भागते हैं टेस्ट के चक्कर में। आप घर में कौन सा जूस पीते हो घर पे रोज सुबह? कोई जूस पी सकते हो घर पे? रोज सुबह तो गर्म पानी ही पिया जाता है। तो गर्म पानी में अदरक, हल्दी और लहसुन उबाल के उसका पानी उबाल पी लो। के ऐसे कर लो, छान ले उस। हाँ छान लो। मैंने आपको हर्बल टी दी है, हाँ 32 जड़ी बूटी वाली। और वो पी कोई लो। जूस पीना चाहे तो देखो मैं जो पीता हूँ चुकंदर, आंवला, हल्दी, गिलोय, अदरक और इसमें ये लहसुन और उसमें थोड़ा सा किन्नू और कोई भी जो घर में एक आधा फ्रूट और पड़ा हो, सेब वेब, इन सब का जूस बना देता हूँ सुबह सुबह। और नारियल पानी भी डाल देता हूँ और 1 गिलास मैं खुद भी पीता हूँ, मेरे बच्चों को भी देता हूँ। ओके। और मुझसे रात को 12 बजे बात करोगे मैं फुल एनर्जेटिक मिलूंगा। और गेहूं चावल छोड़े हुए मुझे 6.5 साल हो चुके हैं। चावल भी छोड़े? गेहूं भी छोड़ रखा है मैंने, चावल भी छोड़ सर गेहूं का ऑल्टरनेटिव बताओ। रोटी तो Millets। अच्छा, मिलेट्स का आटे की रोटी। हाँ नहीं मैं खाता ही नहीं, मैं ना गेहूं खाता हूँ ना चावल खाता हूँ। सर एक बार आपका आप थोड़ा लोगों को लग रहा है मेरे में कोई कमजोरी है या मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा अभी? ऐसा तो नहीं सर लग एक बार आपका ईटिंग रूटीन जानते हैं। सुबह सर, मेरा आपने जूस बता दिया। मैं आपको ऐसा एक ईटिंग रूटीन बता देता हूँ जो आइडियल होगा, जो सबकी सब बीमारियां ठीक कर सकता है। एक आइडियल रूटीन बता देता हूँ जिससे किसी को भी कोई बीमारी नहीं आएगी। कर दे, बता दो। शुगर भी ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहो तो हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग शुगर की गोली खाते हैं रोज। अगर सिर्फ ये वाला डाइट रूटीन अपना ले तो सबकी शुगर की गोली छूट सकती है। और सर बीपी भी बहुत मेन प्रॉब्लम इसी डाइट रूटीन से बीपी की गोली भी छूट सकती है। कितने दिनों में? 70% का तो 7 दिनों में। अच्छा, मतलब शुगर एक स्कैम है, एक धोखा है मेडिकल माफिया का। ब्लड प्रेशर एक धोखा है। अगर आप डाइट ठीक कर लो सब ठीक हो जाता है। सारी बीमारी की जड़ डाइट है, लाइफस्टाइल है, हमारी गलतियां और स्ट्रेस है, ये सुधारना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। और गोली खा के किसी की शुगर आज तक ठीक हुई हो तो एक बंदे का नाम बताओ जिसकी गोली खाने से शुगर ठीक हुई हो, सिर्फ मैनेज होती है। और एक काम करो, गूगल पे कोई भी शुगर की गोली, बीपी गोली का नाम डाल लो और साइड इफेक्ट खोल लो, दुनिया जान के साइड इफेक्ट मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कुछ और सवाल है तो वो पूछ लो, डाइट चार्ट लास्ट में बता दूंगा। सर अभी हमने जैसे फीवर की बात कर रहे थे, आपने एक रेमेडी भी बताई हम सबको, बट कई बार क्या होता है सिवियर फीवर हो जाता है, जैसे टाइफॉइड निकल आया, वो अगेन बाहर से इन्फिल्ट्रेट हो गया, या डेंगू हो जाता है, जब वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ने की नौबत आ जाती है। और हम सबके आम तौर पे पेरेंट्स का भी यही वो होता है कि चलो फटाफट जल्दी रेमेडी या रिलीफ मिले कुछ, तो उस केस में भी कुछ इमीडिएट एक्शन हमें लेना चाहिए या कुछ ऐसा जो आप अच्छा, बताना हॉस्पिटल चाहो? जाके वो क्या करते हैं? कोई भी फीवर वो क्या करते हैं? सर ड्रिप व्रिप चढ़ा देते हैं। मुझे एक रिसर्च पेपर लाओ जिसमें यह साबित होता हो कि ड्रिप चढ़ाने से आपकी जान बचती हो। उल्टा मैं रिसर्च पेपर दे सकता हूँ ड्रिप चढ़ाने से जान जाती है। अच्छा, मैं आपको रिसर्च पेपर देता हूँ मास्क लगाना नुकसानदायक है। मैं आपको रिसर्च पेपर देता हूँ कि हॉस्पिटल में जाने से मौत ज़्यादा होती है, घर पे रह के मौत नहीं होती है। मैं आपको रिसर्च पेपर देता हूँ कि किडनी की दवाई खाने से, क्रिएटिनिन कम करने की दवाई खाने से, या डायलिसिस कराने से, या बीपी की गोली को, बीपी को दबाने से मौत के चांस ज़्यादा है, जबकि नहीं गोली खाओ तो चांस कम है। शुगर की गोली को दबाने से शुगर को मरने के चांस ज़्यादा है, जबकि गोली नहीं खाओ तो बचने के चांस ज़्यादा है। सारे रिसर्च पेपर है, मैं कुछ भी मेरे मन से नहीं बोल रहा भाई, जो कुछ है पेपर पे है। अब वो मेडिकल माफिया ने आपको पता नहीं चलने दिया तो मेरा कसूर नहीं है, वो अंग्रेजों ने 150 साल प्लान किया। ये जो आज स्थिति है ना भारत की कि पूरा भारत दवाइयों का गुलाम है, इसके लिए अंग्रेजों ने 150 साल मेहनत की है। तो अब हमें 5-7 साल तो करनी पड़ेगी ना उनसे फाइट करने के लिए। फिर भी इस सरकार में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया, इतनी बड़ी बात है। पहले आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते थे ना, आपका सिर्फ एलोपैथी में चलता था, अभी दोनों जगह चलता है। आपका वही पॉलिसी हमारे यहाँ भी चलती है, किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में चलती है। इसके अलावा
कई स्टेट में भी पॉलिसी आ गई जिसमें जैसे कि मान लो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं पहले उनका इलाज सिर्फ एलोपैथी में होता था, अभी दोनों जगह ऑप्शन है उनके पास, दोनों जगह वो इलाज चलता है। अब अपने बात कर रहे थे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई भी बीमारी, सबसे पहला काम जैसे ही एक लक्षण आए आप इमीडिएटली खा ना कर दो, खाना बंद कर दो, पका हुआ भोजन, गेहूं, चावल और कोई भी चीज जो जानवर से आती हो। अब आप एक नियम तो बना लो कि रेस्ट करना है, अगर बॉडी में जान नहीं है तो काम नहीं करना, रेस्ट करना है, वही गर्म बाल्टी वाला उपाय करना है, खाना खाना नहीं है, और पीना है तो आपने नारियल पानी, लेकिन घूट घूट करके। जैसे लोग क्या करते हैं, गन्ने का जूस लेंगे, पकड़ेंगे, गुड़ुप चलो अंदर, नारियल पानी चलो अंदर, ये वो नुकसान करेगा। खाने को पीना है, मतलब भोजन को पीना है, पानी को चबाना है, मतलब पानी भी 32 बार चबा के लेना चाहिए अंदर। देखो मेरी आंत को, मेरी बॉडी को, मेरे आमाशय को नहीं पता मैं क्या लेने जा रहा हूं, तो उसको मुंह में पूरा स्वाद आने दो, 32 बार चबाओ, ताकि जो रस मेरी बॉडी निकाल ले, मुंह निकाल ले, स्लाइवा, अमाइलेज, लाइपेज, टाइनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, उसके अकॉर्डिंग अंदर वाली बॉडी तैयार हो जाए। जैसे कि मैं मान लो ये कहता हूं मैं आपको, आपके घर पे मासी आने वाली है आपको फोन आया कि शाम को 5 बजे कि 9 बजे मासी आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? पूरी तैयारी करोगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, सब तैयारी करोगे ना, क्योंकि आपको पता है 5 बजे फोन आ गया, 9 बजे मासी आएगी या मामा जी आएंगे। अगर मासी 9 बजे बिना फोन करे सीधी टपक जाए, अब आप क्या करोगे? कोई तैयारी, अब आप परेशान होगे। मासी तू बता तो सही, मैं खाना पकाती, मैं कुछ तेरे को सुलाती, तेरे से बैठती, तेरे साथ कुछ सिस्टम बनता, तू एकदम खड़े पैर आ गई। हम शादी में जाके क्या करते हैं, 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 9:15 टिक्की, 9:15 मंचूरियन, फिर 9:30 मलाई कोफ्ता, फिर 9:45 बजे आइसक्रीम, फिर 10 बजे कॉफ़ी, फिर उसके बाद तीले वाली कुल्फी, फिर एक कॉफ़ी, फिर दूध का गिलास, फिर बर्फी, फिर टिक्की, फिर कुछ और, फिर कुछ और, 12 बजे यहाँ तक भर लेते हो। लास्ट में गुलाब जामुन, लास्ट में पान, गुलाब जामुन या रसगुल्ला। अब मुझे बताओ, इतना स्वाद, इतना कुछ आपने बॉडी को दे दिया, बॉडी बेचारी क्या क्या पचाए? एक साथ आपने कई विरोधी चीजें दे दी जो एक साथ नहीं खानी होती। जैसे आयुर्वेद में बड़ा क्लियर वर्णित है कि दूध और नमक का कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इकट्ठे नहीं खा सकते, ल्यूकोडर्मा हो जाता है, सफेद दाग। मछली और दूध इकट्ठा नहीं ले सकते, प्याज और दही इकट्ठा नहीं खा सकते, कच्चा नमक कभी नहीं खा सकते, ना दही पे, ना रायते पे, ना फ्रूट पे, ना सलाद पे, ना लोगों के जख्मों पे, कहीं नहीं डालना चाहिए। और हमारे कच्चा जो हम अलग से डाल देते हैं, ऊपर से डालते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, हमारी आंतों में जख्म हो जाता है। अच्छा केचुआ देखा बचपन में? केचुआ, उस पर नमक डालते थे, क्या होता था? बिरबिराना था वो, और वो उसकी पूरी स्किन फूल के मर जाता था। सबने डाला हुआ केचुआ, डाला ना? नहीं डाला तो नहीं, ऐसा कुछ पर दे पता है ये हुआ है। डालेंगे तो अच्छा हमारी अंदर से आंतें कैसी हैं? केचुआ जैसी हैं। और अब नमक डाल दें अंदर तो क्या होगा? जगह जगह दाने हो जाएंगे, फुंसियां हो जाएंगी, छाले हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। कोई बताता नहीं ना स्कूल कॉलेज में, क्योंकि अंग्रेज यही तो चाहते थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के हमारी शिक्षा प्रणाली खराब करी, एक भी चीज काम की नहीं है। जबकि पढ़ाना क्या चाहिए था, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा, ये तो सिखा नहीं रहा कोई। लेकिन हमें सिखा क्या रहे हैं, जहां औरंगजेब का बाप, शाहजहां का बाप, उसका बाप, फिर उसका बाप, आपको उसकी पीढ़ियां याद है। महाराणा प्रताप के बाप का नाम भी बता दो जरा। सही बात। मुझे बड़ा दुख हुआ एक दिन, मैं टॉपिक से भटक रहा हूं थोड़ा सा, मेरा बड़ा दुख हुआ। मेरा बेटा 7th क्लास में था, उसकी क्लास में चैप्टर था अकबर का और महाराणा प्रताप का। मैंने उसकी किताब ली, CBSE बोर्ड की। उसकी क्लास में क्या लिखा हुआ था, महाराणा प्रताप के ऊपर सिर्फ 3 लाइनें थी। उसका भाला इतने किलो का था, चेतक उसके कुत्ते का, घोड़े का नाम था, और महाराणा प्रताप की जो वो फाइटर था, मतलब इस तरह लिखा हुआ था। उसने घास की रोटियां खाई थी। और अकबर पे 7 पेज थे। मुझे इतना दुख हुआ किताब पढ़ के, मैंने इमीडिएटली वो लेटर भी लिखा शिक्षा मंत्रालय को। उस टाइम पे ये बात है लगभग 5-6 साल पुरानी, और मुझे जवाब भी आया कि हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं। इतना दुख हुआ कि 75 साल हम पढ़ के आ रहे थे। अकबर हमारे देश का लिए इन्वेडर था, जो आक्रमणकारी था, हमारे देश को लूटने आया था, हमारी बहू बेटियों को लूट गया, हमारा सोना लूट गया। उसका तुम इतिहास पढ़ा रहे हो 7 पेज का। और महाराणा प्रताप जिसने रक्षा करी, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा हमारे लिए, हमारी बहू बेटियों को बचाया, उसके सिर्फ 3 लाइनें। तो ऐसे इस देश में बड़ी सारी
घपलेबाजी हुई है। मैंने अभी पहले बताया था ना, पेड़ों के सड़कों के किनारे पहले बरगद के पेड़ होते थे, पीपल के पेड़ होते थे, अशोक के पेड़ होते थे, कहाँ चले गए? नीम के पेड़ होते थे, आम के पेड़ होते थे, कहाँ चले गए? सफेदा कैसे आ गया? आपको पता है सड़कों के किनारे सफेदे लगे होते हैं। सफेदा छांव भी नहीं देता, सीधा पेड़ जो उड़ता है लंबा, और वो पानी भी सबसे खींचता है, और पंजाब में सबसे लगे हुए हैं। अंग्रेजों का काम है सब, ये भैंस हमारे देश में डालना, ये सफेदा डालना, गेहूं पूरे साल गेहूं खा रहे हैं हम, जबकि गेहूं पूरा साल खाने का नहीं था। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, पापा मम्मी दादा दादी, कोई पूछ है? कोई बड़े बुजुर्ग है, नाना नानी वगैरह? नहीं। उनसे कभी पूछा है पूरा साल गेहूं खाते थे क्या? हम साल में सिर्फ 2 महीने गेहूं खाते थे। हम कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, मक्की खाते थे सर्दियों में, फिर गेहूं खाते थे। हम अनाज बदल बदल के खाते थे। आजकल क्या हो रहा है? 12 महीने रोटी खा रहे हो गेहूं की, तो फिर बीमारियां ही आएंगी ना, लीवर ही खराब होगा ना, लीवर फैटी होगा ना। तो ये गलत हमारे देश में अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली है उसने बेड़ा गर्क कर दिया 3 चीज़ों का, हमारी जुडिशरी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, नंबर 3 हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। इन तीनों को सरकार को बदलने की जरूरत है, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा मुझे बताओ, किसी को न्याय मिलता है क्या? मैंने आपको एक सवाल पूछा था, दोनों भाई लड़ पड़े, हाँ। आज की डेट में न्याय मिल रहा है क्या? नहीं, न्याय तो नहीं मिलता, बहुत डिले है सर, और बहुत पेचीदा हो जाता है। और खुद जज साहब बोलते हैं, हमारे देश के जजों ने बोला है कि लेट जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, मतलब लेट जस्टिस मतलब जस्टिस नहीं है। हाँ। अभी एक आपने सुना हो शायद, अभी 6 महीने पहले एक फैसला आया था, वो केस 1946 से चल रहा था, किसी ने मकान पे कब्जा किया 1946 में, उसका फैसला अभी 6 महीने पहले आया। तो वो बंदे भी मर गए, करने वाला भी मर गया, जिसका मकान था वो भी मर गया। अब उसकी अगली पीढ़ी लड़ेगी अपनी विल लेके। चलो खैर मुद्दे पे वापस अच्छा आते हैं। सर, एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे हार्ट अटैक आने वाला है या आ चुका है, उस केस में क्या करे इंसान? देखो, जिसको भी हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट अटैक आने वाला है, हमेशा अपने पास एक अदरक का टुकड़ा रखे। जब भी कभी किसी को भी हार्ट अटैक पड़े, आप क्या करोगे? एम्बुलेंस को फोन करोगे, डॉक्टर को फोन करोगे। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही, जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लूं, तो आप पेशेंट को बोलो ऐसे जमीन पे बिठा दो, ऐसे, मतलब इस वाले हार्ट को ये वाले हार्ट के पास कर दो। जितना ये वाला हार्ट इस वाले हार्ट के पास आ जाएगा, उतना आप सेफ हो जाओगे। इसको बोलते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। तो जमीन पे बिठाना है, कुर्सी पे, सोफे पे नहीं। तो पहले तो ऐसे बिठा दो, और उसके मुंह में इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा डाल दो, और बोलो चबाना शुरू कर। इतना चबा कि आंखों से पानी आ जाए। तो क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया। और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये हमारी आयुर्वेदा की टेक्स्ट बुक्स में, रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है कि जिंजर आपको बचा लेगी, अदरक। मैंने मेरे कुत्ते का नाम भी जिंजर रखा है इसीलिए। हाँ। क्योंकि वो बचा लेगा। नहीं, एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैंने अदरक वाली वीडियो बनाई थी, तो मुझे बड़ी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी, तो मैंने अपने डॉगी का नाम भी जिंजर रख दिया। अच्छा, मतलब अब इस पे माइक पे बोलना ठीक नहीं है। खैर फिर भी मेरे को अच्छे लोग हैं, बहुत सारे देश में अच्छे लोग हैं जो मदद करते हैं हमारी। ये तो मेडिकल माफिया तो जीने ना दे, क्योंकि उसको तकलीफ होती है ना, उनके ऑपरेशन कम हो जाते हैं, उनकी गोलियां कम हो जाती है। अभी हमने किडनी फेल पे अभियान चलाया हुआ है। किडनी फेल में एलोपैथी में सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट होता है। हम लोग कम से कम कुछ लोगों के डायलिसिस कम कराने में मदद कर पा रहे हैं। हम लोगों ने एक आविष्कार किया, टब बनाया, ग्रैड सिस्टम का डेवलपमेंट किया। ग्रैड सिस्टम में क्या होता है? व्यक्ति को टब में बैठना होता है गर्म पानी में, जैसे बाथ टब होता है घर में, और यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक पानी रखना होता है, डिपेंड ऑन उसकी प्रकृति। उस गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर करना होता है। तो आपको वैसोडाइलेशन होता है, पानी निकलता है, पसीना निकलता है उसमें, तो स्किन जो है आपकी तीसरी किडनी बन जाती है। तो आपके जो डायलिसिस में जो आपने गंदगी निकाली थी, वो स्किन ने निकाल दी पसीने के थ्रू। और धीरे धीरे ग्रैड सिस्टम मतलब है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट डाइट सिस्टम। तो थोड़े दिन बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, क्योंकि बॉडी में नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी काम करती है, तो वापस वो किडनी हेल्दी होना शुरू हो जाती है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनके हफ्ते में, आपको एग्जांपल देता हूं। ट्रांसप्लांट वाली भी एक ही स्टेज आ गई है, वही ट्रांसप्लांट की जरूरत है बंदे वो तो आज की डेट में सबको ही ट्रांसप्लांट बोल देते हैं, मॉडर्न वाले तो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारती जानते हो ना आप, कॉमेडियन। हाँ। भारती की मम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये बात है दिसंबर 2022 की। मेरे को फोन आया, मैं लंदन में था, तो भारती परेशान थी कि डॉक्टर बोल रहे हैं आप डायलिसिस भी करेंगे तो बचेंगे नहीं। इतना मोटा मुंह, पैर सूज गए थे, मम्मी की बुरी हालत थी। तो भारती का फोन आया, मैंने कहा मैं 4 दिन बाद लंदन से आ रहा हूँ, आप आ जाओ। कहती डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं कहा जब जवाब दे ही दिया तो सेवा करते हैं ना। तो भारती की मम्मी ने 2.5 महीने लगाए थे हमारे हॉस्पिटल में, मेरठ में हमारा 25 एकड़ का एक 5 स्टार रिजॉर्ट है, वहाँ लगाए थे। और भारती ने खुद ने भी 16 किलो वहीं घटाया था। अगर आप भारती की चेक करोगे, 16 किलो उसने हमारे यहाँ घटाया। तो भारती की मम्मी को हमने 2.5 महीने रखा। भारती की मम्मी 7 साल से इंसुलिन ले रही थी, उनको 14 साल से शुगर थी, 5-7 साल से बीपी था, और भी कई प्रॉब्लम्स थी।
2.5 महीने में आज 1 साल 4 महीने हो जो 1 साल 2 महीने हो गए उसको, आज मार्च चल रही है ना, तो 1 साल 2 महीने हो गए हमारे आए हुए उनको, एक सिंगल भी डायलिसिस नहीं हुआ आज तक, एक यूनिट भी इंसुलिन की बूंद नहीं गई उनकी बॉडी में, जो कि 7 साल से लगातार ले रही थी, जो कि लोग बोलते हैं इंसुलिन कभी छूटती नहीं है। ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली, सब गोलियां बंद है उनकी। मम्मी घर के काम करती हैं और हमारा बताया डाइट चार्ट और घर पे एक्सरसाइज और वो बाथटब वाला तरीका फॉलो करती हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरा कि जैसे आपने बोला कि उन्होंने सारी कोई भी इंसुलिन नहीं ली और दवाइयाँ सारी छोड़ दी, बट इनिशियली जब वो आपके पास आई या कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो दवाइयाँ कंटिन्यू रखते हैं कुछ दिनों के लिए एलोपैथिक? डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। हमारे पास भी डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है। हमारे हॉस्पिटल का नाम है हिम्स, HIIMS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, मतलब हॉस्पिटल भी है, इंस्टीट्यूट भी है, मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं वहाँ पे, हाउ टू लिव हेल्दी। अच्छा, फिर भारती की आई खुद 16 किलो घटाया, भारती की मम्मी ने 5 किलो वजन भी घटाया, शुगर भी ठीक हुई, किडनी भी आज की डेट में काम कर रही है उनकी, मतलब डायलिसिस नहीं हुआ उनका, सिंगल है आज तक एक भी। फिर भारती को देख के हर्ष है जो भारती का हस्बैंड, उसकी मम्मी भी इंसुलिन लेती थी पिछले 5-6 साल से, वो भी साथ रही आके, उनकी भी इंसुलिन बंद हो गई। फिर उनको देख के राजीव ठाकुर है कपिल के शो में, जो कॉमेडियन है, उसके पापा, उनकी भी किडनी फेल थी, वो भी आए, उनकी मम्मी, उनको गठिया था, वो भी आए। फिर ऐसे कपिल शर्मा से बात हुई, उसकी मम्मी के घुटने खराब थे, अभी उन्होंने आना है। ऐसे उसके बाद कई सेलिब्रिटीज आए, मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी, वो भी हमारे पास रहे 14 दिन आके हमारे चंडीगढ़ हॉस्पिटल में, उनकी भी किडनी फेल है। अर्जुन लाल मीणा जी हैं उदयपुर के MP, वो संन्यास लेने जा रहे थे राजनीति से कि छोड़ना है मुझे, अब मैं ठीक तो हो नहीं रहा, क्योंकि उनसे काम नहीं, क्योंकि जो डायलिसिस कराता है ना हफ्ते में 2 बार या 3 बार, शरीर खत्म हो जाता है, जान नहीं बचती। लेकिन आज उनका 10, 12, 15 दिन में एक डायलिसिस हो रहा है। लेकिन ये तब संभव है जब व्यक्ति घर पे परहेज करता है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो व्यक्ति कहना मानता है, डाइट को तैयार है करने को, डाइट में भी चेंजेस क्या करने हैं वो अभी डाइट चार्ट पूरा ही बता रहा हूं मैं आपको। टाइमिंग के साथ डाइट चार्ट पूरा बता देना कि किस बिल्कुल टाइम बिल्कुल पे क्या बिल्कुल। सही आप रहता जब पॉडकास्ट खत्म करने वाला हो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, वैसे मजा इतना ज्यादा आ रहा है आपके साथ कि पॉडकास्ट तो क्या ही। नहीं, मैंने भी आप लोगों को रील्स में ही देखा था, आज पहली बार देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप 3 शक्तियां, एक तरह का 3 देव एक साथ बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग बात और थी, और एक वीडियो भी बड़ी स्कैरी आजकल इंटरनेट पे वो वायरल हो रही है कि एक बच्चा है, वो हॉस्पिटल में है और उसको डॉग बाइट हो गया और वो डॉग की तरह भौंक रहा है, और ऐसा नीचे मैसेज लिखा था कि जो लोग रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते, वो मतलब कितना ज़रूरी है इंजेक्शन लगवाना। और अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि इंजेक्शन क्यों ही लगवाना है, मतलब आपके पास एक उसका काउंटर था, तो मैं चाहता हूँ पूरी ऑडियंस को वो बात पता चले। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। थोड़े दिन पहले दिल्ली में आपका चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स चला था, याद है आपको? मंकी पॉक्स नाम की बीमारी आई थी कोरोना के बाद, और लोगों ने, दिल्ली वालों ने खूब वैक्सीन लगवाई। आपको शायद पता होगा मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी आ गई थी। क्या है मंकी पॉक्स? उसमें एक फ़ोटो भी आई थी। वो जो फोटो है ना, वो पिछले 10 साल से वही एक फ़ोटो घूम रही है। वो एक्चुअल फ़ोटो एक सोशल मीडिया से उठा लेते हैं, जबकि मंकी पॉक्स में या चिकन पॉक्स में या छोटी माता जो आपको बचपन में मुझे हुई है, छोटी माता, बड़ी माता, चेचक, वैसे दाने नहीं होते, लेकिन वो फोटो इतनी डरावनी है। अब आपको पता है, थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, आपने पूरे के पूरे कोरोना काल में, जिसको हम प्लैंडेमिक बोलते हैं, पैंडेमिक नहीं बोलते हम इसको प्लैंडेमिक बोलते हैं, पूरे के पूरे कोरोना काल में एक वायरस घूमता था जिसको हमने कोरोना देखा, ऐसे से घूमता है, ऊपर स्पाइक है। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि वो उसकी एक्चुअल फोटो नहीं थी, और हमें 2 साल उल्लू की तरह फोटो घुमा दी हर चैनल ने, कोरोना 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 करके। एक्चुअल में क्या है? जरूरत क्या है, जैसा मर्जी हो वायरस, हमें क्या लेना है। लेकिन वो स्पाइक्स दिखा दिखा के आपको पता नहीं कैसे, बस डराने की स्कीम है सर, मुझे तो लगता है। डरा डरा के। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं कि पहले कुत्ते के काटने पे कितने इंजेक्शन लगते थे? 7 ही लगते पहले हैं। 14 कहते थे, पहले 14 लगते थे, फिर कितने लगने शुरू हुए? फिर हुए 7 या अब 7 हो गए। अभी कितने लग रहे हैं? अभी तो 3 में 3 लग रहे हैं। ये 14, फिर 7, फिर ये 3 क्यों हुए? पहले तो ये सवाल का जवाब दो मुझे आप। ये 14 लगते थे, फिर 7 हुए, फिर 3 हुए। सर वैसे कहा जाए तो मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली जी, अब 3 में काम कर देते हैं आपका। आप कंपनी की वेबसाइट पे पढ़ो क्या लिख रही है वो, कि हम इकलौते उसके पेटेंट राइट होल्डर हैं, किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहते, हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी कम है, हम नहीं बना पा रहे, हम किसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए हमने 14 की जगह 7 करे, 7 की जगह 3 करे, और अगर हमें इतनी डिमांड रही तो हम हो सकता है आगे एक ही कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, जो दवाई तो फिर टेक्नोलॉजी कहाँ है?
कई कंपनीज की आती है, सिप्ला की आती है, किसी और कंपनी की आती है, 3-4 कंपनियों की आती है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कुत्ता काट, अगर मान लो आपको कुत्ता काट जाए, आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे, क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस था जो कुत्ते ने आपको दे दिया। तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ, अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? तो अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है तो अब बंदा क्या करे? क्योंकि उसका कुत्ते को 100% रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए हमें। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है ये। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। खाना फिर से बंद। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खा ना। क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। ठीक है। बस इतना सा काम करना चाहिए। खाना नहीं खाना, बॉडी खुद एंटीबॉडी बना जो लेगी। जख्म हो जाता है उस पर आप किसी भी वैद्य से हल्दी लगवा लो, वो वैद्य आपको एक 3-4 जड़ी बूटियों का लेप बना के दे देंगे, वो बना। पहले लोग यही तो करते थे। अच्छा ये वैक्सीन तो अभी आई, हाँ पिछले 100 साल पहले, 150 साल पहले। उससे पहले क्या था? उससे पहले आयुर्वेद, ये एलोपैथी का जन्म कितने साल पहले हुआ है? 250 साल पहले। उससे पहले 100 साल पहले तक ना एलोपैथी वाले, कोई एक्सीडेंट होता था ना, दूध चढ़ाया करते थे। ये जो खून चढ़ता ना अभी एक्सीडेंट में, पहले दूध चढ़ाते थे। पता है आपको ये बात? नहीं। चेक करो ना गूगल पे। अच्छा दूध चढ़ाने में भी 56 साल रिसर्च करी। पहले शुरू में 1 लीटर दूध चढ़ा देते थे, फिर रिसर्च कर करके 1.25 लीटर पे आए, फिर आधा लीटर। बाद में रिसर्च पेपर होता क्या लिखा इन्होंने कि इतना दूध चढ़ाना सेफ है। आप बताओ, मतलब दूध चढ़ाना खून की जगह, इट्स इंटेलिजेंसी। एक्चुअल में मॉडर्न पैथी ट्रायल एंड एरर मेथड पे टिकी हुई है। ट्रायल करो। अच्छा कितनी ऐसी दवाइयां एलोपैथी की जो अब फेल हो चुकी हैं, जो पहले बड़ी जोर शोर से आई थी, जैसे पेनिसिलिन, कुनैन, कितनी इनकी दवाइयां फेल हो जाए। एंटीबायोटिक। आप मुझे बताओ किसी को टीबी हो जाए, उसका कितना बुरा हाल हो जाता है। उसकी दवाई इतनी गंदी है, एड्स हो जाए, कितनी गंदी दवाई है। मुझे सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है? मच्छर आता है, आप जब मतलब मलेरिया का मौसम आता है, डेंगू का मौसम आता है, मच्छर मारने चल पड़ते हो। कोरोना आता है, कोरोना मारने चल पड़ते हो। कुछ और आता है, उसको मारने चल पड़ते हो। अबे कभी तो इम्यूनिटी की बात कर लो, अपनी बॉडी की शक्ति बढ़ा लो ना। क्या करेगा मच्छर? अच्छा जब घर में डेंगू होता है तो मच्छर तो सबको काटता होगा, एक को या 2 को ही डेंगू क्यों होता है? जिसकी इम्यूनिटी वीक है। बेसिकली करना क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। जब भी मौसम बदले आप उपवास करो, व्रत रखो, और अगले मौसम में हम बीमार ना पड़े उसकी तैयारी कर लो। इसीलिए नवरात्रे आते थे, मुसलमानों में रोजे आते थे, जैनियों में चलिए आते थे। उपवास ही परम औषधि है। आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम। उपवास ही परम औषधि। परम मतलब सबसे बड़ी औषधि, यानी कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आए, खाना, बस भोजन करो और खाने को मना कर दो। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम चल रही है सर आज के टाइम पे, खासकर अभी दिल्ली नोएडा में बहुत इन है ये प्रॉब्लम कि गला चोक हो रहा है, लोगों की नाक बंद रह रही है। और जब भी गला खराब होता है हम तो एंटीबायोटिक का कोर्स तुरंत करते हुए, सॉलो करने में दर्द हो रहा है, आवाज़ चेंज हो गई, रात को नींद नहीं आ रही, नाक बंद है, तो सर उस केस में क्या करना चाहिए? अच्छा आपकी गाड़ी चलते चलते यही सेम लक्षण गाड़ी पे होते हैं तो आप क्या करते हो? यही सेम लक्षण गाड़ी में हो जाए, आप स्कूटर पे जा रहे हो और गाड़ी स्कूटर झटके मारने लग जाए। पहले मारता था ना वेस्पा, प्रिया स्कूटर, चेतक का स्कूटर होता था ना, कई बार छींके मारता था, कई बार रुक जाता था। बाइक है, कई बार रुक जाती थी, बंद हो जाती थी, क्या करते थे? दोबारा किक उसका लगाते फिल्टर साफ करते थे, सर्विस कराने ले जाते थे। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए? आपको सर्विस करानी चाहिए अपनी। और ये ऐसा हो ना, उसके लिए पहले ही किसी हमारे जैसे सेंटर पे आके पंचकर्म, आयुर्वेद में एक टेक्निक है पंचकर्म। मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। इसका मतलब है दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका एक ही निदान है, कुपित मल को निकाल दो, गंदे मल को निकाल दो। तो अगर आप मौसम में पहले ही, जब मौसम बदल रहा है उसी टाइम बॉडी की शुद्धि कर लो तो ये आएंगे ही नहीं लक्षण। मतलब आप गाड़ी की सर्विस गाड़ी के खराब होने से पहले ही करा लो। अच्छा आपके पास स्कूटर है, बाइक है, कार क्या चीज है? कार है अभी तो। कौन सी कार है? बता दो दर्शकों को। फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर में पेट्रोल की है, डीजल की है? डीजल। मैं आपको देता हूं 50,000 रुपये पेट्रोल डालो उसमें, डालो आएगा ना। ही नहीं।
इतने का तो आएगा ही नहीं, नहीं एक चलो बारी में नहीं मैं आएगा। आपको वैसे देता हूँ, डलवा 5,000 का लो उसमें, लेकिन मैं 45,000 फालतू देता हूँ। हाँ डलवाएगा? नहीं डलवा लो ना यार। ना ना आप बोलोगे खराब हो बंद हो जाएगी जाएगी सर, खामखा चलेगी नहीं। और क्योंकि वो, अच्छा मिट्टी का तेल डाल लो, 1 लाख रुपए देता हूँ, इंजन सीज हो जाएगा उसका। हाँ सर, क्योंकि वो खराब उसके हो लिए नहीं बनी हुई। तो ये बॉडी कुछ भी खाने के लिए नहीं बनी भाई। मुर्गा भी आने दे, अंडा भी आने दे, नॉनवेज भी आने दे, बकरा भी, भैंस की पूंछ। मैं अभी पीछे गया था मिडिल ईस्ट में, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, ऊंट भी खा जाते हैं, घोड़ा भी खा जाते हैं वहां पे। सर भेड़ अभी खा हम जाते हैं। थाईलैंड गए थे, वहां पे बिच्छू खा रहे हैं बिच्छू लोग, तो वहां पे लॉलीपॉप की तरह। वहां पे और मगरमच्छ वो लटका हुआ है, उसे खा मगरमच्छ रहे को हैं। ऐसे ग्रिल करके खाल उतार के कटोरी में डाल मतलब के दे रहे कैचुए हैं। वैचुए पता नहीं क्या क्या, क्रैब वैब भी खा रहे हैं, ऑक्टोपस भी खा आप रहे हैं बताओ ये खाने की चीजें हैं सर। लेकिन वहां के लोग खा कैसे रहे हैं और उनको डाइजेस्ट कैसे कर ले रहे हैं उनकी सर? बॉडी? आपको क्या लगता है वहां पे किडनी फेल नहीं है, वहां पे लीवर फेल नहीं है, वहां पे कैंसर नहीं है, वहां पे सब कुछ है। सब कुछ तो है वहां पे आजकल। बीमारियां ही बीमारियां। तो ये इतने सारे जितने भी अभी ये जो आज तक प्लैंडेमिक आए हैं, ये सारे इधर या तो अमेरिका से आए हैं या चाइना से आए हैं। और ये सब प्लैंडेमिक है, बेसिकली बिजनेस करते हैं लोग। पहले बीमारी भेजते हैं, इन्फेक्शन भेजते हैं, फिर उसकी वैक्सीन और दवाइयां भेजते हैं। वो तो भारत इस बार मोदी जी के हाथ में, सुरक्षित हाथों में है। इन्होंने अपनी बना ली, वरना इनको मजबूरी में WHO के दबाव में बाहर की लेनी पड़ती। सर एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है आजकल लोगों में। क्या हो रहा है, मतलब बहुत यंग एज में हो रहा है कि हेयर लॉस हो रहा है, जिस कारण लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। और उसमें उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, आंखें बहुत मोटी हो जाती है, सोलो मतलब बहुत ज़्यादा, और 2-2 दिन तक बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो आयुर्वेद में इसका कैसा इलाज है, थोड़ा बताओ। देखो आयुर्वेद में बहुत सारे जड़ी बूटियों के ऑयल्स हैं बड़े। मैं बालों में जानबूझ के बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने बाल नहीं बचा पाया। हेरिडिटी है, मेरे फादर के, मेरे दादाजी के सबके ऐसे थे, मेरे चाचा जी के भी ऐसे हैं। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको उगा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, भूल भाल जाता हूँ मैं। मैंने तेल बना के रखे हुए हैं, लेकिन मैं लगाता नहीं। जैसे तो आयुर्वेद कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, जो अगर यूज़ की जाएँ तो बालों को बचाया जा सकता है बड़ा ईजीली। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बड़ा ट्रांसप्लांट की सस्ता है, बात की आयुर्वेद तो बहुत सस्ता है। और अगर चले भी गए हैं तो भी आ सकते हैं वापस। हाँ आ सकते हैं, कोई आयुर्वेद problem के नहीं। थ्रू। आयुर्वेद में क्या है, वात पित्त कफ प्रकृति देख के बॉडी का शोधन करके। आयुर्वेद में एक श्लोक और है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम। मतलब शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो शुद्धि करते रहो, बॉडी की क्लीनिंग करते रहो। सर यही मैं जानना चाह रहा था कि जो आपने बात करी बॉडी की सर्विस करने की, तो जैसे आपने पंचकर्मा बताया, तो लोगों को सेंटर पे जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल। और वो क्या थेरेपी होती है, उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा बताओ आपके हॉस्पिटल मैं में आपको कैसे क्लियर बताता करते हूँ। हैं? जैसे हर 6 महीने में हर एक को पंचकर्म में 7-10 दिन लगाने चाहिए। पंचकर्म में क्या होता है, एक होता है वमन, उल्टी के द्वारा आपका पूरा अब्डोमेन ट्रैक साफ किया जाता है, उल्टियां लगाई जाती हैं आपको। कुछ एक अलग तरह की विशेष जड़ी बूटियां पिलाएंगे, उल्टियां लगाते हैं, जानबूझ के करवाई जानबूझ के कराई जाती है, गंदगी निकाल देते हैं। विरेचन स्टूल के रास्ते से, पॉटी के रास्ते से गंदगी निकाली जाती है। स्वेदन पसीने के द्वारा, स्नेहन पहले मसल को और स्किन को रगड़ा जाता है, फिर पसीना निकलता है, तो आपकी मसल्स का गंदगी निकलती है पसीने के थ्रू। फिर कुछ थेरेपी दी जाती है, जैसे एक थेरेपी है जानुबस्ती। जैसे मान लो आपके घर में किसी को घुटने दर्द हो और डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक उड़द की दाल का मटेरियल लगाएंगे हम, उसमें तेल भर देंगे जड़ी बूटियों से गरम गरम, वो तेल बॉडी अब्जॉर्ब करके घुटना रिपेयर कर देगी, आपको ट्रांसप्लांट नहीं कराना। अच्छा। सेम जानुबस्ती जैसी टेक्निक होती है कटी बस्ती। रीढ़ की हड्डी में किसी को डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं कराना, कटी बस्ती से, ग्रीवावस्थी से गर्दन, कटी बस्ती से कमर और पृष्ठ बस्ती से पूरे रीढ़ की हड्डी के रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी एक थेरेपी होती है उदर बस्ती, वही थेरेपी पेट पे की जाती है, तो पेट के रोग ठीक होते हैं, किडनी ठीक होती है। अच्छा किसी को हार्ट की ब्लॉकेज हो जाए, डॉक्टर बोले स्टंट डलवाना पड़ेगा या सर्जरी करानी पड़ेगी, जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में आओ, हृदय बस्ती होती है और लीच थेरेपी होती है, रक्त मोक्षण, वो छाती पे की जाती है, आपके हृदय बस्ती से हृदय के रोग ठीक हो जाते हैं। और ये सर पेनफुल होता है क्या? ना कुछ भी पेन वेन नहीं होता, पता भी नहीं चलता। अच्छा। एक आयुर्वेद में बड़ा अच्छा पावरफुल टेक्निक है रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी। जोंक, जगह जगह जोंक, मतलब किसी भी तरह का कैंसर हो, गले का, मुंह का, ब्रेस्ट का, वहां जोंक लगा दी जाती है। जोंक इतना इंटेलिजेंट प्राणी है, वो सारा गंदा खून चूस लेती है और अपनी लार बॉडी में डाल देती है, इसको हीरोडिन बोलते हैं। लेकिन सर ऐसा कहते हैं जोक से दूर रहना चाहिए, वो चिपकना जाए। नहीं, वो स्पेशल जोक होती है, आयुर्वेद में पाली जाती है, वो पालतू जोक होती हैं, वो हमारे डॉक्टर्स पालते हैं उसको। अच्छा, अमेरिका में इसी जोंक थेरेपी को हीरोडिन थेरेपी बोलते हैं और एक सिटिंग का 1 लाख रुपए लेते हैं, और भारत में इसका सिर्फ हम 500 रुपए लेते हैं।
सर कुछ जैसे सीवियर एलर्जी भी हो जाती है लोगों को, खुजलियाँ उजलियाँ, उस चीज़ का कैसे इलाज करे लोग? देखो, एलर्जी बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। एलर्जी बुरी चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो आपको बता देती है कि भैया ये चीज़ मत खाओ, तो एलर्जी इज़ गुड। जबरदस्ती बॉडी के साथ मत करो। जब भी एलर्जी आए 2-3 दिन के लिए खाना, मतलब बॉडी को खाली छोड़ दो। हर चीज़ का इलाज एक ही है, खाना। सर लेकिन हमने आंखों की बात नहीं करी। अगर मान लो कोई किसी के बहुत बढ़िया नंबर चढ़ा हुआ है, वो नहीं उतर रहा है यार, वो दवाई। मैं आपको एक वीडियो देता हूं, अगर आपको लगे तो वो इस पॉडकास्ट में चढ़ा देना। मोदी जी की जुबानी वीडियो है, अगर कहो तो मैं प्ले कर देता हूं, नहीं तो आप बीच में देना। उस वीडियो में क्या है, कीनिया के राष्ट्रपति हैं ओलिंगा जी, उनकी बेटी है रोजमेरी। आज से 2 साल पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधी हो गई। एक सर्जरी हुई थी उसकी ब्रेन ट्यूमर की, वो अंधी हो गई और वो वर्ल्ड के 5 बड़े कंट्री में धक्के खाई, उसकी रोशनी वापस नहीं आई। ओलिंगा जी ने फ़ोन किया मोदी जी को, मोदी जी ने बोला आयुर्वेद से ट्राई करते हैं। इंडिया में आई वो लेडी, आज वो देख पा रही है, आयुर्वेद से उसकी आंखें वापस आई हैं। तो वो वीडियो अगर आप दुनिया को चढ़ाओगे तो आप समझ जाओगे, आयुर्वेद में उसको टेक्निक को बोलते हैं अक्षय तर्पण। आंखों के ऊपर उड़द की दाल का एक मटेरियल लगा के उसमें एक ऑयल भरा जाता है जड़ी बूटियों का, और उसमें आंखों की एक्सरसाइज करनी होती है। एक रोज सुबह उठ के अपनी लार आंखों में डालनी होती है, आंखों की रोशनी वापस आती है। साथ में नाभि में एक तेल डालना होता है। ये 3 टेक्निक से आंखों की रोशनी वापस आती है, और आंखों की रोशनी की चश्मा भी उतर जाता है। मतलब लार जो है ना, मुंह में जो लार हमारी जो स्लाइवा है, वो इतनी पावरफुल है ना कि आप रोज सुबह आंखों में डालो, आपका चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जिनके चश्मे उतरे हैं। वाह सर, मजा आ गया। अब हम पॉडकास्ट को एंड करने वाले हैं, तो डाइट चार्ट का इंतजार लोग जो कर रहे थे, तो अब मैं आपको बताता हूँ वो डाइट चार्ट, जिससे शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स किया जा सकता है, और बहुत सारी और बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। करना क्या है, रात को जब सोना है तो सिर जो है आपका वो पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए हमेशा, हर एक का। और जब भी आप लेटते हो हमेशा बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड, ठीक है? या फिर सीधा लेट सकते हैं? नहीं, लेफ्ट करवट ही लेटना चाहिए। जब भी सो लेफ्ट करवट सो। नींद में आपका क्या होता है, होने दो ना, नींद में पुट्ठे सीधे जैसे मर्जी हो जाओ। एक बार लेटते टाइम आप बाईं करवट लेटो, और खाना खाने के बाद कभी एकदम नहीं लेटना। नाश्ते में क्या करना है आपने, उठते ही सबसे पहले सुबह पहले तो उकड़ू बैठ के आपने कड़ी पत्ते चबाने हैं 10, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में। और जब सुबह आपकी नींद खुले बिस्तर पे पहले बॉडी को हिलाना है, क्योंकि 5 लीटर खून है ना बॉडी में, तो रात को 2.5-3 लीटर यहाँ आ जाता है। हाँ। तो घुटनों में भी कम है, एड़ी में भी कम है, गर्दन में भी कम है, तो बॉडी पे लोड पड़ता है। और कई लोगों को सुबह सुबह हार्ट अटैक भी पड़ता है, कई लोग सुबह सुबह चक्कर खा के भी गिर जाते हैं इस चक्कर में, बिस्तर से एकदम उठने के चक्कर में। तो बिस्तर से एकदम नहीं उठना होता, पहले बॉडी को हिलाओ, पहले खून का दौरा सही कर लो, फिर दाई करवट लेके उठ के बैठ जाओ। अच्छी तरह हाथ रगड़ो, इतना रगड़ो गर्म हो जाए, आंखों पे लगाओ, पूरे चेहरे पे मल के आंखें खोल लो। अब आप चेक करो कौन सी सांस चल रही है, जौन सी सांस चल रही है वो वाला पाँव जमीन पे रखो। अब आपने उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना है, हर्बल टी पीनी है वो पी लो, कोई आंवला जूस एलोवेरा जूस पीना है वो पी लो, या फिर कड़ी पत्ता खा लो, हल्दी अदरक, और मैंने आपको लहसुन बताया था। इसके बाद आ जाओ नाश्ते पे। जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे आपका वजन 70 किलो है मान लो, तो 700 ग्राम फ्रूट, आपका 60 है तो 600 ग्राम फ्रूट, कोई भी फ्रूट आपका कोई भी सीजन के। और अगर शुगर है तो मीठे फ्रूट जरूर खाने हैं, मतलब आम भी खाना है, केला, चीकू, अंगूर, लीची, नारियल, जो जो डॉक्टर ने मना किया ना कि मीठे फ्रूट है शुगर करेंगे, वो जरूर खाने हैं। मतलब डॉक्टर का उल्टा करना है। पर सर जैसे आजकल ये कहते हैं कि मिलावट वाली चीजें आ रही हैं, फ्रूट में क्या पेस्टिसाइड मिलावट है? वगैरह। सर एक बात बताओ, बर्गर क्यों नहीं मना करता फिर कोई? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, उनमें तो पता नहीं गंद क्या क्या डाला हुआ है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट जितने भी वो सही आप है। एक काम करो, आप ज्यादा फ्रूट और सैलेड से बचना चाहते हो तो जब भी आप फ्रूट सैलेड लाते हो, टमाटर, खीरा जो भी लाते हो, या आम लाते हो, केला लाते हो, केले को छोड़ दो, चलो वो तो छिलक उतार ही देते हैं हम। एक बाल्टी लेके ना गर्म पानी भर के उसमें नमक डाल के उसमें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका ऊपर का पेस्टिसाइड केमिकल उतर जाए। ज्यादा थोड़ा मीठा सोडा डाल दो उसमें। तो नाश्ते में पहले वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे आप 70 किलो के तो 700 ग्राम, उसके ऊपर से प्लेट 2 खानी है। मतलब प्लेट 1 प्लेट 2 कंसेप्ट है ये। प्लेट 1 मतलब नेचुरल डाइट, प्लेट 2 मतलब जो आप खाना चाहते हो, रोटी, चावल, दलिया, स्प्राउट, इडली, ढोकला, डोसा, जो खाना है खाओ प्लेट 2 में, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। अभी प्लेट 1 खत्म, अभी प्लेट 2 स्टार्ट, ठीक है? ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, जो भी खाना है। ये टाइम क्या एक होना कभी चाहिए? 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट मानेंगे हम उसको। एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना, ये बहुत बड़ी गलती है। इवन कि अगर हम अभी किसी ढाबे से थाली मंगाएंगे तो उसमें भी गेहूं चावल इकट्ठा आएगा, कभी नहीं खाना चाहिए। ये 2 अनाज है, अलग है।
दोनों का डाइजेशन टाइम अलग है, कभी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अनाज। मिलेट्स भी कई लोग मिक्स करके खाते हैं, नहीं, एक मिलेट एक बार में, और पूरा दिन में सेम अनाज खाओ। अगर आपने दोपहर को चावल खाए, शाम को भी कोशिश करो चावल खाओ। अगर सुबह रोटी खाई, शाम को भी कोशिश करो रोटी खाओ। एक दिन बॉडी को सेम अन्न दो, अलग अलग अन्न दोगे ना बॉडी डिस्टर्ब होती है, परेशान है, तभी तो हॉस्पिटलों में भीड़ है ना बॉडी। तो गेहूं चावल इकट्ठा नहीं खाना, और आपने प्लेट 2 में जो मर्जी खा लो, भटूरे छोले खा लो, चाहे पूड़ी पकौड़े खा लो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले प्लेट 1 खाइयो, ठीक है। अब आ जाओ लंच में और डिनर में। अब फॉर्मूला है वजन गुणा 5 का। सुबह फॉर्मूला था वजन गुणा 10, दोपहर को और शाम को फॉर्मूला है वजन गुणा 5। यानी कि अगर आपका वजन है 70 किलो तो 350 ग्राम खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज जो खाना है पहले सलाद भर के खा लो। उसके ऊपर से प्लेट 2 वही सेम, वही जो आपको सुबह खाया, चिवड़ा, दलिया, रोटी, चावल, जो खाना है खाओ। बस सफ़ेद नमक नहीं खाना, छोड़ दो आज के बाद। खाने में सफ़ेद नमक कभी नहीं डालना कहीं पे भी। काला नमक चलेगा? काला डालो, सेंधा डालो, सब्जी डालो, सब्जी में है वो जो चलेगा। सब्जी में पकते टाइम डाला थोड़ा बहुत बस वहीं डालो, एक्स्ट्रा मत खाओ, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना है तो सेंधा नमक खा लो, और एक सफ़ेद चीनी छोड़ दो। उसके बाद गुड़ पे आ जाओ या शक्कर पे आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था नींबू पानी विद गुड़, लेकिन चीनी नहीं, क्योंकि चीनी फास्फोरस है, केमिकल है। आप बताओ ना, गन्ने से बनती है, सफ़ेद कैसे हो गई? ऐसे ही मटमैला नमक सफ़ेद कैसे हो गया? उसको सोचो कितना ब्लीच डाला है, कितना सल्फर डाला है, कितना केमिकल डाल रखा है। तो ऐसे ही सुबह और शाम, दोपहर और शाम को करना है आपने कि खाने के प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम, वही प्लेट 1 सैलड, प्लेट 2 जो भी नॉर्मल खाना है, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो कुछ दिन के लिए शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो, बस शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो, और कोशिश करो शाम वाला खाना 6-7 बजे तक खा लो। हफ्ते 10 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आपको शुगर आपकी नीचे आ जाएगी। आपकी मजबूरी हो जाएगी गोली छोड़ना। अगर गोली नहीं छोड़ोगे तो हाइपोस्टेट में चले जाओगे, मतलब डाउन चली जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर आपने ब्लड प्रेशर खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर की गोली भी छोड़नी पड़ेगी, वरना वो नीचे चला जाएगा, आपको चक्कर आगे गिर सकता है। तो ध्यान रखना है अपना, ठीक है। अब परहेज क्या है? कोई भी चीज जो जानवर से आती है सब छोड़ दो एक बार। जो भी चीज जानवर से आती है, दूध, अंडे, पनीर वनीर, जो दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। क्या बात अगर दुनिया में सबसे गंदी खाने की कोई चीज है तो पनीर है। सर, ऐसा मत बोलो सर। मटर पनीर वेज वालों के लिए यही तो एक ऑप्शन सर ये तो बचता वेज है। का चिकन है। टेस्ट भी तो कुछ बढ़िया आता है। आप नॉर्मल पनीर कच्चा खाओ, कोई खास टेस्ट नहीं है। नॉनवेज खाओ, कोई खास टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट तो मसालों का है। सब्जी का हम कोई आयुर्वेदिक पनीर सोचते हैं, कहीं किसी को बोलते हैं सर, बना भाई ये- इसको। ये इजाद आप एक कर- काम करो, नारियल का दूध, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध बना के उसकी दही बना के खा लो, वो वाला दूध पी लो। आयुर्वेद में ना क्लियर लिखा हुआ है कि दूध को मतलब डिस्टर्ब करके नहीं लेना, मतलब दूध को, क्या उसका शब्द मैं भूल रहा हूँ, प्रोसेस नहीं, दूध को विकृत करके नहीं खाना। विकृत मतलब डिस्टर्ब करके नहीं खाना। और हम नींबू डाल के दूध फाड़ते हैं, फिर पनीर बनता है। तो सर वैसे घी, जैसे घी अच्छा है, घी फर्मेंटेड है, घी अच्छा है। देसी घी गाय का हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, भारतीय देसी गाय का कुछ भी ले, अच्छा है। चाहे उसका मूत्र पियो, चाहे उसका दूध पियो, चाहे उसकी दही खाओ, चाहे पनीर खाओ। पनीर तो खैर उसका भी अच्छा नहीं है, खैर पनीर तो विकृत हो गया ना। तो एक तो दूध विकृत करके एक नहीं चीज खाना। और है, सोया चाप बहुत चल रही है आजकल, सर वो खानी चाहिए? सब नकली है, लेबोरेटरी मेड सोया है वो नेचुरल सोया नहीं है। और ये सोया जो है ये जानवरों का फूड है, सुअर का फूड है बेसिकली। हम क्यों खा रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? तो आप गूगल करो ना, चीज़ों को चेक करो, अपने पहले अपनी आप R&D पूरी करो। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपने जैसे खुद रोटी और चावल छोड़ रखे, तो उनका बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलेट्स। अच्छा, गेहूं और चावल की अच्छी बात बताओ कोई 2-4। सर गेहूं में कितना फाइबर होता है? कोई आइडिया नहीं है सर। 1%। चावल में कितना फाइबर होता है? 0.2%। और मिलेट्स में कितना फाइबर होता है? पॉजिटिव मिलेट में 9 से 12%। अच्छा, आप सोचो 500 का नोट पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, 200 का नोट पड़ा है, 20 का नोट पड़ा है, 10 का पड़ा है, 1 का पड़ा है, कौन सा उठाओगे अगर एक ही उठाने का ऑप्शन हो 500। तो? लेकिन आप 1 का उठा रहे हो ना, गेहूं चावल खा के। जब 500 का नोट मिलेट्स हमारे देश में है, मोदी जी ने क्रांति कर दी है उसकी मिलेट्स की, तो वो खाओ ना जिसमें रिसर्च हो चुकी है, और उससे शुगर ठीक होती है। मिलेट्स और गेहूं चावल में फ़र्क क्या है? जब आप गेहूं या चावल खाते हो तो आधे घंटे से 2 घंटे में सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। उस चक्कर में पहले बॉडी को इंसुलिन को भी स्पाइक देना पड़ता है, पेनक्रियास को भी स्पाइक देना पड़ता है, इंसुलिन का डबल नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाते हो तो 8 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज ब्लड में आता है। यानी कि गेहूं चावल शुगर करते हैं, मिलेट शुगर ठीक करते हैं। दोनों का फर्क देख लो आप। सर
इसके साथ साथ कोई चीट मील, चीट डे भी मना सकते हैं लोग हफ्ते में बिल्कुल एक बार। बिल्कुल, हर हफ्ते एक चीट डे करो, कोई दिक्कत नहीं है। पिज्जा वगैरह कुछ भी खाओ। बर्गर, पिज्ज़ा, पनीर। लेकिन एक ना व्हाट्सएप पे बड़ा एक मैसेज चलता है, आपने देखा होगा। एक व्यक्ति ने पिज्ज़ा मंगवाया, उसने 2 मंगवाए, और जब घर पे पिज्ज़ा मैंने देने के लिए आया तो उसने बोला भैया मैंने 2 मंगवाए थे, आज मेरा बर्थडे है, एक मेरे लिए एक मैंने आपके लिए मंगाया था। तो बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहता नहीं भैया मैंने आपके लिए मंगाया था, ये मैंने 2 का ऑर्डर दिया था, पैसे दे दिए। कहता ये गंद मैं नहीं खा सकता। एक चुटला आता है व्हाट्सएप पे, आपने कभी सर्च पढ़ा हो तो, हाँ। कि ये गंद आप खाओ, मैं नहीं खा सकता, आप बर्थडे आपको मुबारक हो। सही बात है सर, मजा आ गया आपसे बात करके, और पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, और आपकी एनर्जी जो थी और जो नॉलेज आज लोगों को मिली है, मजा आ गया। और हम Same to चाहेंगे you. जनता कमेंट करे, और सर का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, पर हम कोशिश करेंगे सर के साथ दोबारा बैठे, लेकिन उससे पहले हम सर के सेंटर पे जाएंगे, अपनी बॉडी डिटॉक्स कराएंगे। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो डिटेल्स नीचे मेंशन्ड है, सर का यूट्यूब मैं एक लाइन में बोल दूं ऐसे, हमारा नाम मशहूर क्यों मार्केट में? किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज या सोराइसिस या कोई भी बड़ी बीमारी, जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ खड़े कर देते हैं ना, लोग तब हिम्स को याद करते हैं। तो हमें खुशी मिलती है कि हम लोगों की एक उम्मीद की किरण बन के उभरे हैं। दूसरी बात, सारे हेल्थ इंश्योरेंस आजकल चलने लग गए हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने हर पॉडकास्ट में बोला करो आज के बाद कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ, क्योंकि दुख होता है, लोग इलाज की वजह से गरीब हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? 12-15 हज़ार रुपए में 5 लाख का इलाज मिलता है, और फ्री। सही बात। तो फिर आपके इलाज के पैसे भी नहीं लगेंगे। हमारे रिजॉर्ट में आओ, चाहे हमारे हॉस्पिटल में आओ, चाहे एलोपैथी में जाओ, फ्री होगा इलाज। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना जरूरी है। हमारे पूरे भारत में 125 सेंटर हैं, 40 हॉस्पिटल्स हैं और 85 क्लिनिक्स हैं, 4 बड़े हॉस्पिटल हैं। सबसे बड़ा हमारा दिल्ली के पास मेरठ में है, जो 350 बेड अभी ऑपरेशनल है। लखनऊ में 100 बेड का है, चंडीगढ़ में 100 बेड का है, मुंबई में 150 बेड का है, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं, कलकत्ता या कोई हमारा पटना, मुंबई में अंधेरी, थाने, ऐसे प्रयागराज, कानपुर, आगरा, सोनीपत, अंबाला, चंडीगढ़, ऐसे छोटे छोटे हमारे 36 हैं, ये और बड़े बड़े hospitals हैं, 4, ये clinics? 40 हॉस्पिटल्स ओके। हैं। और इसके अलावा दिल्ली में हमारे 14 सेंटर हैं, 3 हॉस्पिटल और 11 क्लिनिक। और सोचो, मैं खुद इतना बीमार रहता था, मैं अपना इलाज कराने इस फील्ड में आया था। 31 किलो वजन था मेरा, और मैं अपना ट्रीटमेंट कराने आया था, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आज दुनिया को इलाज में मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ, आयुर्वेद की मदद से। वाह आप इस सर, फील्ड के वाह। राजा बन गए सर। इस फील्ड में आप गए थे इलाज करने के लिए। बट एनीवेज, मैं ऑडियंस से कह दूं भाई, इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, नॉलेजेबल वाला पॉडकास्ट था। प्लीज़ सही लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। और सर को भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, सर का इंस्टाग्राम नीचे है। और YouTube का चैनल सर का यहाँ गोल बटन आ रहा है। सर बहुत ज़्यादा रेगुलरली अच्छा कंटेंट अब अपलोड करते रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री अपने राम। परिवार का ध्यान रखें, बाय बाय। थैंक यू जी।